माय माफिया लवर एपिसोड 39। विहान भी रेडी होकर नीचे आ गया, सेम कल के जैसे ही। आज भी नव्या का रवैया वही था जो कि विहान अच्छे से समझ रहा था। नव्या का विहान से दूर बैठना, एक बार भी नज़र उठा के ना देखना, उसके आने से पहले सो जाना। विहान अपने ब्रेकफास्ट पर ध्यान देने लगा। सभी लोग ब्रेकफास्ट करने में बिजी थे। वहीं मालविका के मोबाइल पे मैसेज नोटिफिकेशन आया। मालविका ने अपनी एक नज़र मोबाइल की ओर देखी, जो कि मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन राज के बारे में लिखा हुआ था। वो नोटिफिकेशन देखते ही उसके मुंह पे चमक आ गई। आज मालविका ने सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लिया और डाइनिंग टेबल से जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसने उस नंबर पर कॉल लगाई। दूसरी ओर से एक आदमी ने कहा, मैडम आपको वो शख्स से मिलने के लिए इस होटल में जाना पड़ेगा, वो इस वक्त वहीं पर है। मालविका के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई और वो स्माइल करते हुए बोली, ठीक है, मुझे टाइम बता दो, मैं उस टाइम वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। जी मैडम। इतना बोलकर वो आदमी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर मालविका ने अपना मोबाइल हाथ में गोल गोल घुमाते हुए खुद से बोली, नव्या रानी, अब देखो तुम्हारे लिए मैं कैसे मुसीबत का पहाड़ खड़ा करती हूँ। फड़फड़ा लो जितना फड़फड़ाना है तुम्हें, बहुत जल्द तुम्हारे पंख काटूंगी। मालविका ने मेंशन से बाकी लोगों को जाने का ही इंतज़ार कर रही थी कि कब विहान और राहुल बाहर जाए ताकि वो अपना काम आसानी से कर पाए। उन दोनों को बाहर जाते ही मालविका अपनी कार लेकर उस आदमी के दिए गए एड्रेस पर जाने के लिए निकल गई। द रो होटल, मुंबई। मालविका इस दिए गए एड्रेस पर पहुंच गई। कार पार्किंग एरिया में पार्क की। कार से बाहर निकली और स्कार्फ से उसने अपने फेस को कवर कर लिया। साथ ही साथ ने उसने ब्लैक कलर का आंखों पर गॉगल लगा लिया, जिस वजह से वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी, और तेजी से होटल के अंदर चली गई। 5th फ्लोर पर नंबर 105 राज इस रूम में स्टे किया हुआ था। मालविका ने बाहर से ही दरवाज़ा नॉक की। 2 बार दरवाज़ा नॉक करने पर अंदर से राज ने दरवाज़ा खोला। राज को अपने सामने देखकर मालविका ने आंखों से गोगल निकाली और मिस्टीरियस स्माइल दी, जिसे समझना बहुत मुश्किल था। सामने राज भी बड़े एटीट्यूड से खड़ा था और अपने आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए मालविका को बड़े गौर से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। मालविका ने स्माइल देते हुए कहा, वेलकम नहीं करोगे मेरा? राज साइड हटते हुए कहा, अंदर आ जाओ। इतना बोलकर राज ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मालविका रूम में आते ही अपना पर्स, गॉगल और स्कार्फ बेड पर फेंक दी और बेड पर बड़े ही रोमांटिक तरीके से बैठ गई और बेड पर हाथ फेरते हुए राज को ताने देते हुए बोली, मुझे तुम्हें यूं ही अकेला देखकर बहुत बुरा फील हो रहा है। कहाँ आज अपनी वाइफ नव्या के साथ यहाँ बेड पर कुछ कर रहे होते। वक्त का देखो ना, आज तुम अकेले हो। जिसे सुनकर राज सोफे पर बैठ गया और शैतान की तरह जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं अकेला हूँ या मुझे बुरा लग रहा है? जिसे सुनकर मालविका अपनी आंखें छोटी करते हुए बेड से उठ गई और राज के सामने आकर खड़ी हुई। अपने दोनों हाथ फोल्ड किए हुए बोली, क्या कहा तुमने? या मैंने कुछ गलत सुन लिया? जहाँ मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाई हूँ कि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली थी, और एंगेजमेंट वाले दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ ये तो सबको पता है। क्या मैं जान सकता हूँ तुम इतनी क्यूरियस क्यों हो रही हो मेरी लाइफ के बारे में जानने के लिए? मालविका पास के दूसरे सोफे पर बैठ गई और अपनी बात बोलना जारी रखा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मैं विहान खुराना से प्यार करती हूँ, वो भी बचपन से, और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि किसी को मारना भी पड़े उसके लिए पीछे नहीं हटने वाली। और तुम्हें मुझसे मदद क्या चाहिए? यही कि तुम्हें नव्या चाहिए और मुझे विहान। राज सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाया और एक कस लिया, फिर आगे बोला, तुम्हें किसने कहा कि मुझे नव्या चाहिए? राज के मुंह से इतना सुनकर मालविका शॉक्ड हो गई और परेशानी के भाव
उसके फेस पर दिखाई देने लगा। पहले अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस लेते हुए आगे बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मतलब कि तुम्हें नव्या नहीं चाहिए? राज मालविका की बातें सुन भी रहा था और साथ ही साथ में सिगरेट के कस भी लिए जा रहा था। मालविका की बातें सुनकर वो उसकी तरफ देखने लगा पर कुछ बोला नहीं। वो कंटिन्यू अपनी सिगरेट के कस ले रहा था। राज का ऐसा बर्ताव देखकर मालविका झल्लाते हुए आगे बोली, अब बताओगे भी तुम इसके पीछे का रीज़न? जिसे सुनकर राज साइड के टेबल पर रखे हुए बाउल में सिगरेट को बुझा के डाल दिया और अपनी बातों पर जोर देते हुए आगे कहा, पहले मुझे चाहिए थी पर अब नहीं। फिर तुम्हें अब कौन चाहिए? और तुमने इतना जल्दी गिव अप कैसे कर दिया? तुम तो उससे प्यार करते थे ना? मालविका बार बार नव्या का नाम लिए जा रही थी, जिसे सुन सुन के राज अब इरिटेट होने लगा और थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए सख्त आवाज़ में कहा, अब वो मेरी कुछ नहीं लगती और ना ही है, समझी तुम? ओके फाइन, पर मुझे विहान चाहिए। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या करोगे तुम मेरी मदद? मालविका की ऐसी बचकानी बातें सुनकर राज खुद को हंसने से रोक नहीं सका। वो इतना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि मालविका को समझ नहीं आया कि इसे हो क्या गया है। वो उसे अजीब नज़रों से देखने लगी और मन ही मन खुद से कहने लगी, क्या ये पागल है? राज हंसी हंस रहा था कि अचानक उसके फेस का भाव बदल गया, जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो, उसने कुछ अलग प्लान बना के रखा हो। राज अचानक से गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस लिया और दांत पीसते हुए मालविका के पास आकर कहा, मैं उस विहान खुराना को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसे तो अपने इन हाथों से जान से मारूंगा और इतनी आसानी से मौत भी नहीं दूंगा। उसे तो मैं राज अपनी बातें अधूरी ही छोड़ देता है। उसका गुस्सा और नफरत देखकर मालविका तो डर ही गई और घबराते हुए बोली, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पर तुम विहान को क्यों मारना चाहते हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? थोड़ा रुककर मालविका आगे समझाते हुए बोली, तुम्हें नव्या भी नहीं चाहिए, पर तुम्हें विहान से बदला भी लेना है। मैं कुछ समझी नहीं। राज गुस्से में आगे बोला, और मैं किसी को कुछ समझाना भी नहीं चाहता। भलाई इसी में है कि तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं विहान खुराना को छोड़ूंगा नहीं। मालविका मन ही मन सोचने लगी, ये तो बहुत भड़का हुआ है, ये सीधे तरीके से बात को नहीं समझेगा। मालविका ने अपना शातिर दिमाग लगाना चालू किया। कुछ सोचने के बाद अपनी चाल चली। एक कहावत है कि रावण की जान उसकी नाभि में बसा था, वैसे ही विहान की जान उसकी नव्या में बसी है। जिसे सुनकर राज को कुछ समझ में नहीं आया। आखिर मालविका क्या कहना चाहती है? राज अपने दोनों हाथ कमर पर रख के मालविका को देखते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम कहना क्या चाहती हो? मालविका राज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए बोली, यही कि विहान को नव्या से प्यार हो गया है और उसकी जान इस वक्त नव्या में बसी है। अगर तुम विहान को तकलीफ़ दोगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट वो तो तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए पीछे भी नहीं हटेगा। विहान बहुत चालाक है, वो हर कदम फूंक फूंक के रखता है। अगर तुम उसकी जान को तकलीफ़ दोगे तो उसे तकलीफ़ होगी। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कहना क्या चाहती हूँ? देखने में तो तुम समझदार लगते हो, मेरी बातों का मतलब तो तुम अच्छे से समझ ही गए होगे। राज अपना सर थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करते हुए आगे कहा, और मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? ये भी तो हो सकता है कि विहान ने ही तुम्हें भेजा हो। जिसे सुनकर मालविका ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, काश ऐसा होता कि विहान मुझे अपनी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस देता, पर उसे तो नव्या नाम के प्यार का बुखार चढ़ा हुआ है। खैर जो भी हो, अगर तुम चाहते हो मेरी मदद करना तो हाँ कह दो, नहीं तो अब मैं चलती हूँ। और जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ, विहान को झुकाना इतना आसान काम नहीं है।
मालविका इतना बोलकर पर्स गोगल्स बेड से उठाई और कमरे से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए कि राज बोल पड़ा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। राज का इतना कहना कि मालविका के कदम वहीं रुक गए। उसके फेस पे नासमझ वाली स्माइल आ गई। अपनी स्माइल को छुपाते हुए वो पीछे मुड़ी। क्या बात है राज शर्मा, यकीन नहीं हो रहा मुझे, तुम तो बहुत जल्दी मान गए, थैंक यू। मालविका राज के सामने आकर खड़ी हुई और अपने राइट हैंड आगे बढ़ाते हुए बोली, तो आज से हम पार्टनर हुए। राज ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दोनों ने हैंडशेक देते हुए एक दूसरे को कॉन्ग्रेट्स किया। कहने को तो दोनों पार्टनर बन गए थे, पर दोनों की मंजिल अलग अलग थी। दोनों ने अलग अलग अपने दिमाग में प्लान बना लिए थे। देखते हैं कौन आगे विनर होगा। दूसरी तरफ अग्रवाल हाउस से कनिका ने कॉलेज जाने से पहले मयंक को मैसेज कर दी कि वो उसके कॉलेज के बाहर आकर उससे मिले, पर दूसरी ओर से मयंक के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया, जिसे देखकर कनिका थोड़ी नाराज़ हो गई और वो अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। और कॉलेज के बाहर पहुंचते ही उसने सबसे पहले मयंक को कॉल लगाई। एक दो बार कॉल लगाने पर मयंक ने कॉल रिसीव नहीं किया, पर कनिका लगातार उसे कॉल किए जा रही थी। लगातार कॉल करने पर मयंक ने आखिर का कॉल रिसीव कर ही लिया। हेलो, कनिका नाराज़ होते हुए और चिढ़ते हुए बोली, मयंक कहाँ हो तुम और ये सब क्या है? तुम्हें मुझसे बात नहीं करना तो बता दो। कनिका लगातार गुस्सा किए जा रही थी। उसने एक बार भी मयंक को बोलने का मौका नहीं दी। मयंक को कुछ ना बोलता देखकर जिस वजह से कनिका और भी गुस्सा हो गई। कनिका आगे गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अब बोलोगे भी कुछ? मयंक अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे मिलकर बातें करना चाहता हूँ, हाँ, पर कब मिलकर बातें करोगे तुम? मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। एक मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया तुमने। मयंक भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आकर तुमसे मिलता हूँ, तुम्हें बार बार जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मयंक इतना बोलकर कॉल कट कर दिया। कनिका को बोलने का कोई भी मौका नहीं दिया और कॉल कट होते ही कनिका मोबाइल में देखने लगी। उसका भी गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ते जा रहा था। कनिका गुस्से से खुद से बोली, ये क्या तरीका है बात करने का? जब टाइम मिलेगा, मैं क्या फ्री बैठी हूँ? दूसरी तरफ उदयपुर, हान को आज किसी भी हालत में मुंबई आना ही था। उसने सुबह से ही डॉक्टर के कहने पर हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज़ भर दी, क्योंकि आज दोपहर तक उन्हें मुंबई के लिए निकलना था। नैना बार बार हान को देखे जा रही थी। उसने मन में बार बार यही चल रहा था कि अपने पापा को वहाँ पर ले जाकर इलाज कराना उसके लिए इतना भी इजी नहीं है जितना दवाई दे रहे हैं। पर जो भी हो, मेरे पापा जल्द से जल्द बस ठीक हो जाए। कुछ वक्त के बाद वो लोग एम्बुलेंस से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। हान नहीं चाहता था कि एम्बुलेंस इतने घंटों का कोई ट्रैवलिंग करे। वो जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने सभी के लिए एयरलाइन का ही सुविधा किया। खुराना मेंशन, रात का समय। रात को भी नव्या विहान के आने से पहले सो जाती। कभी उसके उठने से पहले या उठने के बाद सो के उठती, पर उससे एक बार भी बात करना तो दूर, नज़र उठा के देखती भी नहीं, जिससे विहान को अंदर ही अंदर खल रहा था। ऐसे ही लगातार 5 दिन बीत गए। इन बीते दिनों में नव्या ने विहान को पूरी तरह से इग्नोर किया, जैसे विहान उसके आसपास है ही नहीं। विहान को गुस्से के साथ साथ नव्या के ऊपर चिढ़ भी आ रही थी, क्योंकि नव्या उसके दिमाग पर हर वक्त छाई थी। उसका इस तरह से इग्नोर करना उसके अंदर खलबली मची थी। 7 जुलाई मंडे। विहान जब सोकर उठा तब नव्या बेड पर नहीं थी। विहान बेड पर बैठते ही सोचने लगा कि उसे आज नव्या से बात करनी है। रात को बहुत देर से आया था, इसीलिए उसने नव्या को उठाया नहीं, पर उसे आज नव्या से किसी भी हालत में बात करना ही था। विहान उठा और वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक किया, पर वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से ही बंद था, अंदर कोई भी नहीं था, जिसे देखकर
विहान जिम के लिए निकल गया। जिम से आने के बाद सीधे रेडी हुआ और नीचे आया। नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा, कॉफ़ी के साथ न्यूज़पेपर रीड करने लगा। विहान का ध्यान न्यूज़पेपर पर तो बिल्कुल भी नहीं था। वो मन में सोचने लगा कि ब्रेकफास्ट होने के बाद जब नव्या ऊपर कमरे में जाएगी तो विहान उससे पहले बात करेगा। तभी रौनक चहकते हुए कहा, और मेरे हैंडसम ब्रो कैसे हो? आज तो तुमने ज़बरदस्त सरप्राइज़ रखा होगा। जिसे सुनकर विहान अजीब नज़रों से रोहन को देखने लगा, जैसे वो जानना चाहता हो कि कैसा सरप्राइज़। विहान का ऐसा देखना कि राहुल और रौनक विहान को घूर के देखने लगे। रौनक अपने दोनों शोल्डर ऊपर करते हुए कहा, अब ये मत कहना कि तुम्हें पता ही नहीं। चलो जल्दी से हमें बता दो। मेरी दोस्त नव्या अभी यहाँ नहीं है और हम सब तुम्हारे सरप्राइज़ को ख़राब नहीं होने देंगे, बल्कि हम लोग तो तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। रौनक की बातें विहान को ज़रा भी समझ में नहीं आ रही थी। उसकी आधी इंग्लिश आधी हिंदी। उसकी बातें सुनकर हर कोई उलझ जाता। उसकी उलझन भरी बातें सुनकर विहान राहुल की तरफ देखकर आंखों से इशारा किया। वो इशारा ये था कि आखिर रौनक कहना क्या चाहता है। अब तो राहुल को विहान के ऊपर गुस्सा आने लगा। क्या सच में इसे पता नहीं है? हमें बेवकूफ़ बनाना चाहता है। वहीं अनिका जी किचन की तरफ से हल्का गर्म दूध ग्लास में लेकर आई और दादी के सामने रखते हुए विहान की तरफ देखकर बोली, बेटा आज के दिन तो ज़रा जल्दी उठ जाते थे और तुम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए हो। क्या आज भी तुम ऑफिस जाओगे? आज हर कोई पहेली में बातें सुलझाए जा रहा था। कोई भी साफ साफ नहीं बता रहा कि आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। और विहान की नज़र तो अभी भी चारों तरफ देख रहा था, पर उसे नव्या कहीं दिखाई नहीं दी। क्या वो आज किचन में भी नहीं है? रौनक ने स्माइल करते हुए विहान को छेड़ते हुए आगे कहा, आंटी जी ये ऐसे थोड़ी ना बताएंगे। इन्होंने तो कुछ स्पेशल अरेंज किया होगा। आज ये हमें बताकर अपना सरप्राइज़ थोड़ी ना ख़राब करेंगे, है ना हैंडसम ब्रो? आपकी लवली वाइफ का पहला बर्थडे जो है। रौनक का इतना कहना कि विहान एक पल के लिए सोचना समझना ही भूल गया। वो सबके सामने कैसे रिएक्ट करे। उसके दिमाग में ये बात हिट करने लगी, क्या मुझे छोड़कर सभी को पता था कि आज उसका बर्थडे है? इतने में राहुल ने विहान की क्लास लगाते हुए कहा, अब ये मत कहना कि मुझे पता नहीं था। इतने बड़े बड़े बिजनेस डील करता है, अदर कंट्री के लोगों के नाम तुझे पता रहते हैं, गांव का पता रहेगा, क्या चल रहा है वो पता रहेगा, और तुझे अपनी बीवी का एक बर्थडे याद नहीं रहेगा? इम्पॉसिबल। विहान कुछ कहने समझने वाला नहीं था कि कुछ सोचकर उसने बात पलट दिया और कहा, वो कहाँ है? अनिका जी ने शांत आवाज़ में कहा, बेटा नव्या और वेदिका दोनों मंदिर गए हुए हैं। उन दोनों को मैंने ही भेजा है। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उनके साथ ड्राइवर भी है। ओके मॉम, कोई बात नहीं। अनिका जी ने अपनी बात आगे कहना जारी रखी, वैसे तो मैं चाहती थी कि तुम दोनों जाओ पति पत्नी, पर तुम्हें तो किसी के लिए टाइम ही नहीं है। उस बेचारी को क्या लगता रहेगा? उसका शादी के बाद का पहला बर्थडे है, पर उसके पति को उसके लिए एक डेट का टाइम भी नहीं है। चलो ठीक है, वो कुछ कहती नहीं होगी, पर हर किसी को अपने पति के साथ की चाह होती है। बेटा तू कब समझेगा? विहान तो भूल ही गया था कि उसकी कॉफ़ी ठंडी हो गई है। वो चेयर से उठ कर खड़ा हुआ और कहा, मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। जिसे सुनकर अनिका जी ने जवाब दिया, मैं क्या कहूँ तुम्हें, तुम तो अपने मन का ही करोगे। अनिका जी बोल के दादी की तरफ ध्यान देने लगी। विहान ने बाहर जाने के पहले कहा, मॉम मैं आज जल्दी आ जाऊँगा। विहान इतना बोलकर मेंशन से बाहर निकल गया कि उसके पीछे पीछे रौनक और राहुल दोनों बाहर आए। राहुल विहान के कंधे पर हाथ रखकर मजाकिया अंदाज में कहा, विहान मेरे भाई तुम्हें आज का दिन स्पेशल बनाना चाहिए। ये दिन बार बार नहीं आता है, आगे तुम्हारी मर्जी। हमने तो तुम्हें एडवाइस दे दी है। विहान के दूसरे कंधे पर रौनक हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा तो तुम मेरी हेल्प ले सकते हो। वैसे मुझे लड़कियों के बारे में ज़्यादा कुछ पता है, वो कब नाराज़ होती है, कब खुश होती है,
उन्हें कैसे खुश किया जाता है वगैरह वगैरह, मुझे सब पता है। विहान ने बड़े एटीट्यूड के साथ कहा, सॉरी बट मुझे कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे डिसीजन पर कभी पछतावा नहीं होता। राहुल ने कहा, ठीक है फिर हम तुम्हें सलाह देना चाहते हैं। तुम कहो तो कोई रिजॉर्ट बुक करवा देते हैं जहां तुम दोनों स्पेशल मोमेंट को एंजॉय कर सको। उन दोनों की बातें सुनकर विहान थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं देख लूँगा। तुम दोनों को बेवजह में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर विहान आगे बढ़ गया और कार में जाकर बैठ गया। कहने को तो विहान कार में बैठ गया था पर उसका दिल और दिमाग जगह पर नहीं था। वो लगातार सोचे जा रहा था, क्या मैं आज देर तक सोया था? नहीं, इम्पॉसिबल। वो आज जल्दी उठ गई थी। बाकी दिन तो कुंभकर्ण की तरह सोती है पर आज कैसे इतना जल्दी उठ गई? ड्राइवर कार चलाना स्टार्ट कर दिया था। विहान पीछे के पैसेंजर सीट पर बैठे यही सोच रहा था। सबने उसे बर्थडे विश कर दिया सिवाय मुझे छोड़कर, पर मुझे कैसे याद नहीं? क्या मैंने उसकी सभी डिटेल्स पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था? विहान कुछ वक्त के बाद ऑफिस पहुंच गया। केबिन में आते ही मोबाइल निकालकर सबसे पहले नव्या को कॉल लगाने के लिए सोच रहा था। फिर कुछ सोचकर रुक गया और खुद से कहा, ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा। विहान अपने केबिन में बने बड़े विंडो से बाहर देखने लगा और कुछ सोचते हुए खुद से कहा, राहुल सही कह रहा था, मुझे उसे कहीं बाहर लेकर जाना चाहिए, तब जाकर हम दोनों की बातें भी हो सकती है। वेदिका और नव्या को मंदिर गए हुए सुबह से दोपहर के 12 बज गए पर वो दोनों अभी तक घर नहीं आए। इधर मेंशन में अनिका जी को भी फिक्र हो रही थी। आखिर वो दोनों गई तो गई कहाँ? इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आई। उतने में नव्या ने अनिका जी को कॉल लगाई। नव्या ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, माँ हम मंदिर से डायरेक्ट कांदीवाली पापा के घर आ गए हैं और मैं और वेदिका आज दिन भर यहीं रहेंगे। दोनों शाम को जल्दी से घर आ जाएंगे। कॉल की दूसरी ओर से अनिका जी क्या बोले उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। आज नव्या का बर्थडे है, वो उसे मना भी नहीं कर सकती और दूसरी बात वो अपनी फैमिली के साथ भी तो सेलिब्रेट करना चाहती होगी। अब अनिका जी भी तो माँ है, उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। मुंबई कांदीवाली अग्रवाल हाउस। मनोहर जी और कनिका नव्या को सुबह सुबह अपने घर देखकर दोनों ही बहुत खुश हो गए। अगर कोई नाराज़ था तो वो थी सीमा जी। सीमा जी ने नव्या को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। अगर कोई उनके पास में ना होता तो वो नव्या को भला बुरा सुनाने में पीछे नहीं हटती, पर नव्या के साथ वेदिका को देखकर उन्होंने खुद को चुप रहने में ही भलाई समझी और दिखावे की मेहमान नवाजी करने लगी। कनिका ने तो रात को ही नव्या को बर्थडे विश कर दिया था, पर नव्या जल्दी सोने की वजह से कनिका के मैसेज का रिप्लाई नहीं दी, जिस वजह से कनिका थोड़ी नव्या से नाराज़ हुई क्योंकि उसकी बड़ी बहन ने उसे इग्नोर की है। पर नव्या अपनी बहन को ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं होने देती। वो हमेशा की तरह आखिरकार उसने आज भी अपनी बातों से मना लिया। मनोहर जी और कनिका ने मिलकर नव्या के कमरे को बड़े अच्छे से सजाया हुआ था। मनोहर जी को यकीन नहीं था कि नव्या घर आएगी। वो सभी तो खुद विहान के घर जाकर नव्या को विश करने वाले थे और विहान से परमिशन लेकर उसे अपने घर लेकर आने वाले थे, पर आज उसका उल्टा ही हो गया था कि साक्षात नव्या सुबह सुबह उनके घर पहुंच गई, जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि विहान उसे कभी बिना परमिशन के कहीं जाने आने देगा। वही मालविका अपने कमरे में तिलमिला रही थी जब उसे पता चला था कि नव्या का आज बर्थडे है और घरवाले सभी उसे बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं। सुबह से उसी की ही वाहवाही चल रही है। मालविका का तो दिल भी नहीं कर रहा था कि वो नव्या को बर्थडे विश करे। बेमन से उसने सुबह में सभी के सामने नव्या को बर्थडे विश की। अगर घर वाले ना होते तो शायद वो करती भी नहीं, पर दिखावे के लिए
उसे करना ही पड़ा। काफ़ी टाइम होने के बाद जब उसे पता चला कि नव्या कांदीवाली गई है अपने पेरेंट्स के घर, तो उसने तुरंत राज का ख्याल आया और उसने अपने मन में कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है नव्या अग्रवाल, ये तो तुमने अच्छा काम किया कि तुम खुद वहाँ पर चल कर गई हो। अब मुझे मेरा काम करने में आसानी हो जाएगी। मालविका ने अपना फ़ोन निकालकर राज का नंबर डायल कर दिया। दूसरी ओर से राज अभी भी होटल में ही था। उसे नींद में ही कॉल रिसीव किया। नींद भरी आवाज़ में बोला, हेलो कौन? उधर से मालविका ने राज का मजाक बनाते हुए बोली, वाह वाह, क्या बॉयफ्रेंड हो तुम। आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और तुमने उसे विश तक नहीं किया। कमाल की बात है। मुझे लगता है तुम्हें इस काम में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए तो तुम लापरवाह की तरह सो गए हो। मालविका के मुंह से नव्या का बर्थडे सुनकर राज की नींद खुल गई और वो बेड पर सोया ही सोचने लगा, अरे ये बात मेरे ध्यान से कैसे निकल गई कि आज उसका बर्थडे है। पर तुरंत उसके दिमाग ने जोर दिया कि उसे अब नव्या से कुछ लेना देना नहीं है। उसका अब उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है सिवाय दुश्मनी के। राज उठकर बेड पर बैठा और मालविका के साथ रूडली में बोला, तो मैं क्या करूं? अगर तुमने ये बात बताने के लिए मुझे कॉल किया है तो मुझे इसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? इधर मालविका राज की ऐसी बचकानी बातें सुनकर अपने हाथ से अपने सिर पर एक चपत मारी और खुद के मन में बोली, ये कैसा पागल आदमी है। कोई दूसरा होता तो इस मौके का फ़ायदा हाथ से नहीं जाने देता और ये एक मूर्ख है जिसे बताना पड़ रहा है। मालविका को अच्छे से पता था कि राज को कैसे अपनी बातों में फंसाना है। उसने बड़े प्यार से राज से बोली, देखो राज, ये मौका है, तुम अपने हाथ से मत जाने दो। ये सही मौका है कि तुम विहान और नव्या के बीच में दरार डाल सकते हो। ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। अब राज को भी मालविका के ऊपर गुस्सा आने लगा और वो चिढ़ते हुए कहा, सुबह सुबह तुमने मेरा दिमाग गर्म करने के लिए कॉल किया है क्या? अगर तुम्हारी यही फालतू बकवास बातें हो गई हो तो कॉल कट कर सकती हो। जिसे सुनकर मालविका को भी अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा, पर उसने अपने गुस्से को बाहर जाहिर नहीं किया और बड़े ही शांति से कहा, देख लो, मेरा काम है तुम्हें समझाना, बाकी की मर्ज़ी तुम्हारी है। ये मौका हाथ से निकल गया तो तुम्हें इतनी आसानी से कोई मौका हाथ लगने वाला नहीं है। तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मुझे अच्छे से पता है। तुम सिर्फ रिएक्शन देखने पर ध्यान देना, साथ ही साथ में मुझे भी बताना। अब मैं कॉल कट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। राज कॉल कट करने ही वाला था कि मालविका बोल पड़ी, नहीं नहीं, सुनो सुनो, मेरी बात तुम क्या करने वाले हो? राज थोड़ा हंसते हुए कहा, माय डियर फ्रेंड, तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा, तब तक के लिए तुम शांत रहो, इतनी भी क्यूरियस मत हो जाओ। मालविका कुछ कह पाती उससे पहले ही राज ने कॉल कट कर दिया। मालविका मोबाइल अपनी आंखों के सामने कर देखकर बड़बड़ाने लगी, ये पागल पता नहीं क्या करने वाला है, आखिर बता देता तो क्या होता, पागल कहीं का। वहीं मनोहर जी ने नव्या और वेदिका के लिए नए कपड़े खरीद कर लाए क्योंकि वेदिका उनके घर पर पहली बार आई हुई थी और वो नहीं चाहते थे कि उसे खाली हाथ भेजे, जिस वजह से उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से वेदिका को भी अच्छा और महंगा ड्रेस दिलाया। वेदिका को भी नव्या की फैमिली बहुत अच्छी लगी। वो बचपन से ही ऐशो आराम में पली बड़ी थी। उसकी एजुकेशन भी बड़ी कॉलेज में हुई है, तो उसके दोस्त भी कोई मिडिल क्लास के नहीं थे, जो भी थे सभी रिच फैमिली से ही बिलोंग करते थे। वेदिका को इसीलिए नव्या पर और भी प्यार उमड़ आया क्योंकि उसकी फैमिली ने उन दोनों में ज़रा भी भेदभाव नहीं किया। कनिका वेदिका को अपनी बड़ी बहन जैसे ही प्यार दे रही थी। कनिका का स्वभाव सच में बहुत अच्छा है। कोई नहीं कह सकता कि दोनों बहनें सौतेली बहन हैं। यह कहीं ना कहीं मनोहर जी के संस्कार को जाता है। मेंशन में देखते देखते दिन गुजर गया, शाम होने को आ गया, पर नव्या अभी तक घर नहीं आई थी।
अनिका जी ने नव्या को कॉल लगाई। नव्या ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, माँ क्या हम कुछ घंटे और रुक सकते हैं? जिसे सुनकर अनिका जी ने कहा, बेटा दिन भर तो तुम वहाँ थी, अब घर आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, विहान भी आता ही होगा। विहान का नाम सुनते ही नव्या का चेहरा फीका पड़ गया। नव्या तो विहान के सामने जाना ही नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती कि आज के दिन भी उसका विहान के साथ सामना हो। नव्या ने और ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगी। नव्या जानती थी अनिका जी बहुत जल्दी मान जाती है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए नव्या लगातार रिक्वेस्ट करने लगी। नव्या का इस तरह से रिक्वेस्ट करता देखकर वेदिका ने नव्या के हाथ से मोबाइल ले ली और खुद बोली, मॉम हम थोड़ी देर और यहाँ पर रुकेंगे, तो आप प्लीज़ भाई को कह दीजिए कि हमें आने में लेट होगा। क्योंकि वेदिका देख सकती थी कि नव्या अपनी फैमिली से कितनी अटैच है और कितने दिनों के बाद वो अपने पापा से मिली है, वो भी बर्थडे वाले दिन। बाप बेटी कुछ पल के लिए इमोशनल भी हो गए थे, जिसे देखकर वेदिका को ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस छोटी सी फैमिली में बाप बेटी का रिश्ता देखकर वेदिका को कहीं ना कहीं अपने फादर की याद आने लगी, पर वो अपना गम किसी से शेयर नहीं कर सकती और ना ही आज का माहौल ख़राब होने दे सकती। इसीलिए वो भी उन सब में एंजॉय करने लग गई। कनिका सीमा जी मिलकर तरह तरह की चीज़ें खाने के लिए बनाई थी। वहीं वेदिका नव्या भी उन दोनों का हाथ बटाने में लगी हुई थी, क्योंकि खुद के बारे में मनोहर जी चाहते थे कि उनकी बेटी जब जाए ये सब सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाए। शाम 6 बजे हल्का सा अंधेरा हो गया था। अग्रवाल हाउस में आज ज़ोरों शोरों का आवाज़ हो रहा था। साथ ही साथ में अड़ोस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए थे, क्योंकि नव्या सभी के दिल पर राज करती थी। वहीं सुजाता जी ने भी नव्या के लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे। वो उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती थी। केक काटने का समय हो गया था, क्योंकि नव्या और वेदिका को वापस मेंशन भी जाना था। सब लोग हॉल में मौजूद थे और नव्या उन सब के बीच में खड़ी थी कि इतने में राज भी वहाँ पर एंट्री करता है। राज को देखकर मनोहर जी के चेहरे पर उदासी छा गई। फिलहाल उनका नहीं, सभी का यही हाल हो गया था। नव्या को भी यकीन नहीं हुआ कि राज आ सकता है। राज के साथ मयंक भी आया हुआ था। वहीं कनिका मयंक को देखकर मुंह फेर ली। वो उससे आज बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। राज के हाथ में गुलाबों का बुके और छोटा सा गिफ्ट रैप किया हुआ बॉक्स में भी था। राज अंदर आते ही बुके टेबल पर रखा और नव्या के गले लग गया। हैप्पी बर्थडे विश किया। राज का ऐसा करता देखकर वेदिका उसे घूर कर देखने लगी। वो याद करने लगी कि ये आदमी को उसने कहीं ना कहीं देखा है, पर उसे तुरंत याद आया, हाँ इसे तो मैंने तस्वीर में देखा था जो मालविका दिखा रही थी। क्या ये वही आदमी है? पर ये यहाँ क्या कर रहा है और भाभी से डायरेक्टली गले कैसे लग गया? नव्या को भी अच्छा नहीं लगा कि राज सबके सामने उसे गले लगा रहा है। वो तुरंत वेदिका की तरफ देखी और झूठी स्माइल दे दी। इसके बदले में वेदिका ने भी स्माइल कर दिया। मनोहर जी ने बड़ी मुश्किल से हंसते हुए कहा, बेटा सही समय पर आए हो। अभी नव्या बिटिया केक काटने वाली थी, अब तुम आ गए हो तो सब मिलकर नव्या बिटिया का बर्थडे मनाएंगे। मनोहर जी राज के लिए बहुत बुरा फील कर रहे थे। नव्या का यूं ही किसी और के साथ शादी हो जाना मनोहर जी को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था। वो कहीं ना कहीं राज के सामने खुद को शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। सीमा जी आगे आकर बोली, अब बहुत देर हो गई है, अब चलो जल्दी से केक काटो, नहीं तो केक पिघल जाएगा। उनका ऐसा कहना कि सभी लोग हंसने लगे। नव्या ने कैंडल बुझाई और केक काटी कि सभी लोग एक साथ तालियां बजाने लग गए और साथ में ही हैप्पी बर्थडे विश भी करने लगे। पहले तो नव्या ने मनोहर जी को केक खिलाई, उसके बाद एक एक करके सभी लोगों को केक खिलाई। उसने राज को भी केक खिलाई। बदले में राज ने वही केक नव्या को भी खिलाया और उसके फेस पर भी लगा दिया। देखा जाए तो राज
ये सब जानबूझकर कर रहा था और कुछ हरकतें तो उसने जानबूझकर किए और वही बाकी के लोग फ़ोटो भी निकाल रहे थे जिसका फ़ायदा राज उठाने वाला है। दूसरी तरफ खुराना इंडस्ट्री। विहान दिन भर बैठे यही सोच रहा था, नव्या के लिए ऐसा क्या करे कि वो देखते ही खुश हो जाए। उसके लिए क्या गिफ्ट ले। काफ़ी सोचने के बाद विहान ने सोचा कि आज रात के लिए वो कोई रिज़ॉर्ट बुक कर दे ताकि वो दोनों टाइम स्पेंड कर सकें। अपना मोबाइल निकालकर उसने शेरा को कॉल लगाया और उसे सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। विहान ने अपने मोबाइल में कुछ अच्छी लोकेशन चेक करने लगा। विहान ने मुंबई के टॉप 5 में लग्जरियस रिज़ॉर्ट्स में से एक रिज़ॉर्ट बुक किया। दरअसल देखा जाए तो तुरंत कभी भी बुकिंग नहीं हो पाती, हमेशा यहाँ लोग वेटिंग पर ही रहते हैं। प्लेस रिज़ॉर्ट पर विहान तो विहान है, ज़्यादा ऑफ़र देकर कपल रिज़ॉर्ट बुक करा लिया, साथ ही साथ में सभी चीज़ों को अरेंज भी करवा लिया था। विहान नव्या का ये बर्थडे यादगार बनाना चाहता था, पर पता नहीं उसकी सोच पर कहीं ना कहीं पानी फिर जाए। इधर मेंशन में अनिका जी, रौनक और राहुल सभी लोग मिलकर आज रात बर्थडे सेलिब्रेशन का अरेंज कर रहे थे। राहुल ने वेदिका को कॉल लगाकर कह दिया कि वो और कुछ देर तक नव्या को बाहर ही लेकर रहे ताकि वो लोग घर को अच्छे से डेकोरेशन कर सके। आज दादी भी क्यों पीछे रहे। उन्होंने अपना संदूक खोलकर अपने पुराने वाले जेवरात में से पुराने ज़माने का हार निकाला। वो आज उसके जन्मदिन पर तोहफा देने वाली है। वैसे देखा जाए तो दादी ने कभी नव्या से नफ़रत नहीं की, वो हमेशा उसे इस घर की बहू होने का दर्जा दी है। दादी वेदिका और नव्या में ज़रा भी भेदभाव नहीं करती। हाँ, ये सही है कि दादी हमेशा मुंह पर ही बोल देती है, भले ही सामने वाले को दिल को लगे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।